नमस्कार बच्चों। तो आज हम दिल्ली सल्तनत में फर्स्ट डायनेस्टी पढ़ेंगे, दैट इज़ द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव का मतलब क्या होता है? गुलाम। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है। अ टर्किश स्लेव बाय ओरिजिन, ही वॉज परचेज्ड बाय मोहम्मद घोरी हु लेटर मेड हिम हिज गवर्नर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक टर्किश गुलाम थे जिनको मोहम्मद घोरी ने ख़रीदा था और बाद में मोहम्मद घोरी ने उनको अपना गवर्नर बना दिया था। आफ्टर द डेथ ऑफ घोरी, ऐबक बिकेम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन 1206। तो 1206 में जब मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ऐबक ने ही हिंदुस्तान को संभाला था। मतलब हिंदुस्तान पे वो अपना राज करना स्टार्ट कर दिया था और जो स्लेव डायनेस्टी है उसको भी स्थापित किया था। तो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। फॉर हिज जेनरोसिटी ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श। तो जो ऐबक थे ये काफ़ी दान करते थे। ठीक है, लोगों को दान करते थे सब कुछ। तो इसी वजह से इनको एक टाइटल दिया गया, दैट इज़ लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों का दाता, लाखों में चीज़ें बांटता था। ठीक है। ही डाइड इन 1210 वाइल प्लेइंग चौगन और पोलो। तो चौगान या फिर इस गेम को पोलो भी बोल सकते हैं। तो इस गेम के खेलते समय 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क, फर्स्ट इज कुव्वत उल इस्लाम एट दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर। तो इन्होंने 2 मस्जिद बनवाई थी। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट मस्जिद है उसका नाम आता है कुव्वत उल इस्लाम और जो दूसरी मस्जिद है इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। फर्स्ट वाली है दिल्ली में और जो सेकंड है ये कहाँ पर प्रेजेंट है? अजमेर में है। ठीक है। ही ऑल्सो बिगेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ द फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इन संत के सम्मान के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मीनार बनवाया था जिसका नाम है कुतुब मीनार, जो काफ़ी फेमस है। ऐबक वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ लर्निंग एंड पैट्रनाइज्ड राइटर्स लाइक हसन उन निजामी, ऑथर ऑफ ताजुल मासिर, एंड फ़रुखुद्दीन, ऑथर ऑफ तारिख ए मुबारक शाही। तो ऐबक साहब पैट्रॉन किसके थे? लर्निंग के पैट्रॉन थे। और यहाँ पर 2 ऑथर्स का नाम भी गिवन है। तो पहला आता है इसके अंदर हसन उन निजामी और इन्होंने कौन से लेख लिखे थे? दैट इज़ ताज उल मासिर। ठीक है। और जो दूसरे राइटर हैं उनका नाम है फ़रुखुद्दीन, इन्होंने लिखा था तारिख ए मुबारक शाही। अब नेक्स्ट आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ही वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1211 आफ्टर डिपोजिंग आराम बख्श। तो एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। तो अब हम किसकी बात करेंगे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। तो ये भी एक गुलाम थे। ठीक है। तो जो पहले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, वो किसके गुलाम थे? मोहम्मद घोरी के। ठीक है। और अब कुतुबुद्दीन ऐबक के भी एक गुलाम है जिनका नाम था शमसुद्दीन। अब जैसे कि मोहम्मद घोरी के बाद कौन रूल करना स्टार्ट कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया? शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। ठीक है। सो ही वॉज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक के एक गुलाम थे एंड ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1211 आफ्टर डिपोजिंग आराम बख्श। आराम बख्श को हटाकर वो खुद ही दिल्ली के सुल्तान बन गए थे।
नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही वॉज अ वेरी कैपेबल रूलर एंड इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत. ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर. तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश काफ़ी कैपेबल रूलर थे, इनके पास योग्यता थी रूलर बनने की, और इनको ही रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत भी माना जाता है, और इन्होंने दिल्ली को एज अ कैपिटल चूज़ किया इन प्लेस ऑफ लाहौर. ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम wrath ऑफ चंगेज़ खान द मंगोल लीडर बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वारिज़म शाह whom चंगेज़ खान वॉज चेजिंग. तो जो मंगोल हैं, मंगोल के एक नेता थे जिनका नाम है चंगेज़ खान. ठीक है, तो चंगेज़ खान के आक्रमण से दिल्ली को बचाने के लिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ख्वारिज़म शाह को शेल्टर देने से इनकार कर दिया था. ठीक है, सपोर्ट नहीं किया था उनको. ही इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन एंड द कॉपर कॉइन. ही ऑर्गेनाइज्ड द एकता सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी विच वॉज नाउ सेंट्रली पेड एंड रिक्रूटेड. तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए थे. चांदी के सिक्के को कहा जाता था टनका, और जो कॉपर कॉइन्स थे, तांबे के सिक्के, उनको कहा जाता था जिटल. और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हो गई थी, और जो सेना थी वो सेंट्रली पेड होने लगी थी, यानी कि उनको सेंटर से सैलरी मिलने लग गई थी, और उनको नियुक्त भी किया जाने लग गया था सेंटर से ही. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम. ही सेटअप एन ऑफिशियल नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स नोन एज चहलगानी और चालीसा द ग्रुप ऑफ 40. तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 40 ऐसे कुछ स्पेशल गुलाम्स थे, ठीक है, उनका एक ग्रुप बनाया जिसको कहा जाने लग गया था चहलगानी या फिर चालीसा. ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार विच वॉज स्टार्टेड बाई ऐबक. तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को आगे कंस्ट्रक्शन करवा के कंप्लीट करवाया, जो कि स्टार्ट किसने कर दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने. ठीक है, ही पैट्रनाइज्ड मिनहाज उस सिराज द ऑथर ऑफ तबकत ए नासिरी. तो जो मिनहाज उस सिराज है, इन्होंने क्या लिखा था? तबकत ए नासिरी. अब इसके बाद आता है रुकनुद्दीन. तो स्क्रीन को मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, फिर पढ़ेंगे आगे. तो नेक्स्ट आते हैं इसमें रुकनुद्दीन. ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड वॉज क्राउन्ड बाई हर मदर शाह तुर्कान आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश. ही वॉज डिपोज्ड बाई रजिया द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश व्हेन ही वॉज आउट ऑफ कैपिटल टू कर्ब अ रेबेलियन इन अवध अगेंस्ट हिम. तो जो ये हैं रूलर रुकनुद्दीन, ये थे इल्तुतमिश के बेटे, और उनकी माँ शाह तुर्कान ने इल्तुतमिश की डेथ के बाद इनको राजा बना दिया था. तो जब रुकनुद्दीन ने रेबेलियंस को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए अपना जो राजपाट था उसे थोड़ा दूर जाना पड़ा, और वो कहाँ गए थे? अवध में गए थे. ठीक है, अपने रेबेलियंस को कंट्रोल करने के लिए. तो उस टाइम पर इल्तुतमिश की जो बेटी थी जिसका नाम है रज़िया, रज़िया ने रुकनुद्दीन को हटाकर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया था. ठीक है, सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था. तो अब जाहिर सी बात है, रुकनुद्दीन के बाद कौन से रूलर आएंगे? रज़िया सुल्तान. अब रज़िया सुल्तान के बारे में कुछ पॉइंट्स गिवन है, उनको पढ़ते हैं. तो अब हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में. इन्होंने रूल किया था 1236 से लेकर 1240 तक. ठीक है, दो इल्तुतमिश हैड नॉमिनेटेड हिज डॉटर रज़िया एज द सक्सेसर एंड द नोबल्स प्लेस्ड रुकनुद्दीन फिरोज ऑन द थ्रोन. हाउएवर रज़िया गॉट रिड ऑफ रुकनुद्दीन एंड असेंडेड द थ्रोन. तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया को उत्तराधिकारी के लिए चुना था, लेकिन जो अमीर लोग थे उन्होंने रुकनुद्दीन को राजा बना दिया था. उसके बाद रज़िया भी कुछ कम नहीं थी, उन्होंने रुकनुद्दीन को सिंहासन से हटा दिया था और खुद राज करने लग गई थी. शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया. तो वो एक लौती ऐसी मुस्लिम वुमेन थी, और पहली ऐसी मुस्लिम वुमेन थी जिन्होंने राज किया था भारत पर.
Next day, she was popular among the people, but was not acceptable to the nobles and theologians. She further offended the nobles by her preference for an Abyssinian slave, Yakut. तो जनता तो रज़िया को पसंद करती थी, वो खुश थे कि हमारी जो लीडर है वो रज़िया है, लेकिन जो अमीर लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था, ठीक है। अमीर लोग और धार्मिक लोग इस बात से नाराज़ थे कि रज़िया उनकी सुल्तान है, और अमीर लोग इसलिए भी रज़िया से थोड़े नाराज़ हो गए थे क्योंकि रज़िया ने अबीशियन के जो गुलाम थे और उनका नाम क्या है, याकूत, उनको ज़्यादा अहमियत देनी स्टार्ट कर दी थी। इसीलिए जो नोबल्स लोग थे वो लोग रज़िया से नाराज़ थे। सून आफ्टर हर असेशन द गवर्नर्स ऑफ मुल्तान, बडाउन, हासी एंड लाहौर ओपनली रिवॉल्टेड अगेंस्ट हर। तो रज़िया के रूलिंग टाइम में मुल्तान, बदाऊं, हासी और लाहौर के जो गवर्नर थे वो लोग बगावत पर उतर आए थे। देयर वॉज अ सीरियस रेबेलियन इन भटिंडा। अल्तुनिया, गवर्नर ऑफ भटिंडा, refused to accept suzerainty of Razia. Razia, accompanied by Yakut, marched against अल्तुनिया। तो भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था, और इसमें रज़िया ने याकूत की हेल्प ली थी ताकि वो अल्तुनिया के अगेंस्ट जा सके, ठीक है, उनके खिलाफ जा सके। हाउएवर, अल्तुनिया गॉट याकूत मर्डर्ड एंड imprisoned. Razia subsequently, Razia married Altunia and both of them marched towards Delhi. तो रज़िया और याकूत ने मिलकर अल्तुनिया के खिलाफ विद्रोह करना स्टार्ट किया। अल्टीमेटली अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया था, हरा दिया था उनको, और रज़िया को बंदी बना लिया था, ठीक है। और बाद में रज़िया की और अल्तुनिया की दोनों की शादी हो गई थी और दोनों अब दिल्ली की ओर बढ़ गए थे। इन 1240 AD, रज़िया बिकेम द विक्टिम ऑफ अ कॉन्स्पिरेसी एंड वॉज असैसिनेटेड नियर कैथल, हरियाणा। और 1240 AD में षड्यंत्र की हेल्प लेकर कैथल के पास रज़िया की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं इसमें बहराम शाह। अब उनके बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ मैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें बहराम शाह। इन्होंने रूल किया था 1240 AD से लेकर 1242 AD तक, ठीक है। आफ्टर रज़िया, इल्तुतमिश थर्ड सन बहराम शाह वॉज पुट ऑन द थ्रोन बाय द पावरफुल टर्किश काउंसिल, चालीसा। तो रज़िया के बाद इल्तुतमिश के तीसरे बेटे बहराम शाह को राजगद्दी पर बैठा दिया गया था बाय टर्किश काउंसिल, चालीसा। ही वॉज कंसिडर्ड ओनली एज डी ज्योर रूलर वाइल नायब ए ममलिकत वॉज दी डी फैक्टो रूलर। और तो जो बहराम शाह थे ये तो एक नॉर्मल रूलर थे, ठीक है, लेकिन जो मेन रूलर थे, जो कि वास्तविक रूलर हैं, उनका नाम क्या था, नायब ए ममलिकत। बहराम शाह लॉस्ट हिज लाइफ आफ्टर हिज फेल्ड अटेम्प्ट टू असर्ट हिज अथॉरिटी वंस ऑन द थ्रोन। तो अथॉरिटी पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश में बहराम शाह मारे गए थे। नेक्स्ट आता है उनके बाद मसूद शाह। नेक्स्ट है मसूद शाह। इनका रूलिंग टाइम था 1242 से लेकर 1246 AD तक, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ रुकनुद्दीन बट वॉज डिपोज्ड आफ्टर बलबन एंड नसीरुद्दीन मोहम्मद's मदर मलिका ए जहाँ conspired against him and established नसरुद्दीन मोहम्मद एज द न्यू सुल्तान। तो मसूद शाह थे रुकनुद्दीन के बेटे, ठीक है, इनको राजगद्दी दी गई थी, लेकिन जो नसीरुद्दीन मोहम्मद है उनकी माता, जिनका नाम है मलिका ए जहाँ, उन्होंने कुछ ऐसी साजिश रची मसूद शाह के अगेंस्ट जिससे उनको राजगद्दी से हटा दिया गया था और बाद में नसीरुद्दीन को सुल्तान बना दिया गया था, नया सुल्तान, ठीक है। तो मसूद शाह के बाद कौन से रूलर आएंगे, नसीरुद्दीन मोहम्मद, और इनका रूलिंग टाइम था 1240 से लेकर 1266 तक। ही वॉज द सन ऑफ इल्तुतमिश एंड वॉज नोन एज द दरवेशी किंग एज ही वॉज वेरी
pious and noble, he died in 1266 AD. नसीरुद्दीन मोहम्मद भी इल्तुतमिश के ही बेटे थे। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद भी इल्तुतमिश के बेटे थे और इनको एक और नाम से जाना जाता था, दैट इज़ दरवेशी किंग। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी रिलीजियस थे और काफ़ी नेक रूलर थे। ठीक है, और इन्होंने 20 ईयर्स तक रूल किया था और आफ्टर 20 ईयर्स 1266 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद आए अगले रूलर जिनका नाम है गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने रूल किया 1266 एडी से लेकर 1287 एडी तक। ठीक है, बलबन असेंडेड द थ्रोन इन 1266। तो 1266 एडी में इनको सिंहासन मिल गया था। ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा एंड रिस्टोर्ड द प्रेस्टाइज ऑफ द क्रोन। दैट वॉज हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द सल्तनत। तो गयासुद्दीन बलबन ने जो चालीसा काउंसिल थी उसकी पावर को तोड़ दिया था और जो थ्रोन था, क्राउन मतलब ताज, इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया था। ठीक है, रिस्टोर कर दिया था आई मीन। और यही इनका एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ सल्तनत की स्टेबिलिटी के लिए। टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड, बलबन अपॉइंटेड स्पाइस। तो गयासुद्दीन बलबन ने हर चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्पाइस रख रखे थे। इनके पास काफ़ी सारे जासूस थे जो कि इनको सारी अपडेट देते रहते थे। ही क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी टू डील विद इंटरनल डिस्टर्बेंसेस एंड टू चेक मंगोल्स हु वर पोजिंग अ सीरियस डेंजर टू दिल्ली सल्तनत। तो गयासुद्दीन बलबन ने अपनी आर्मी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया ताकि वो हर एक इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को डील कर सके और अपनी आर्मी को सतर्क भी किया था क्योंकि जो मंगोल्स लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर हमला करने वाले थे दिल्ली सल्तनत पे, इसलिए उन्होंने अपनी आर्मी को पहले ही अलर्ट कर दिया था। ही इस्टेब्लिश द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवानी अर्ज। तो इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है दीवानी ए अर्ज। द पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस्ड बलबन्स कंसेप्शन ऑफ किंगशिप। ही टुक अप द टाइटल ऑफ जिल ई इलाही, दैट इज़ द शैडो ऑफ गॉड। तो जो पर्शियन है, पर्शियन यानी कि फ़ारसी। ठीक है, तो फ़ारसी कोर्ट की परंपरा से इन्फ्लुएंस होकर गयासुद्दीन बलबन ने खुद को जिल ए इलाही घोषित कर दिया था, जिसका मतलब होता है ईश्वर की छाया। नेक्स्ट पॉइंट है, ही इंट्रोड्यूस्ड सिजदा एंड पैबोस एज द नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सैल्यूटेशन। तो बलबन ने सिजदा और पैबोस को सलाम करने का एक नॉर्मल तरीका बना दिया था। ठीक है, तो सिजदा क्या होता है? सिजदा का मतलब है सुल्तान के सामने झुककर प्रणाम करना, और जो पैबोस है इसका मतलब है सुल्तान के पैर छूना। ये दोनों सलाम करने के नॉर्मल तरीके बना दिए थे गयासुद्दीन बलबन ने। ही डिस्ट्रॉयड द मेवाती राजपूत ब्राइगेंडेज इन द दोआब वेयर फॉरेस्ट वर कट एंड फोर्ट्स बिल्ट। तो बलबन ने दोआब एरिया में मेवाती राजपूतों के डाकुओं को ख़त्म करने के लिए जंगल कटवाए थे और उनकी जगह पे किले बनवा दिए थे। नेक्स्ट है, इन हिज लास्ट डेज ही ओवरलुक्ड द सल्तनत अफेयर्स ड्यू टू द डेथ ऑफ हिज एल्डेस्ट एंड मोस्ट लविंग सन मोहम्मद एंड रिबेलियन बाय हिज क्लोजेस्ट एंड मोस्ट लव्ड स्लेव तुगरिल। मोहम्मद डाइड फाइटिंग द मंगोलियंस इन 1285 while तुगरिल was captured and beheaded। तो बलबन के जो सबसे बड़े बेटे थे और सबसे प्यारे बेटे, उनका नाम था मोहम्मद, और उनके एक बंदी भी थे, उनके एक स्लेव थे जिसका नाम था तुगरिल। ठीक है, बंदी नहीं मतलब गुलाम थे। ठीक है, बंदी वर्ड मैंने गलती से बोल दिया। तो उनके सबसे बड़े बेटे और सबसे प्यारे बेटे थे मोहम्मद, और उनके एक गुलाम थे जिनका नाम था तुगरिल। ठीक है, तो जब इनकी मंगोल्स के साथ लड़ाई हुई थी 1285 में, उस टाइम पर उनके बेटे मोहम्मद की तो मृत्यु हो गई थी और उनके जो गुलाम थे तुगरिल, इनको बंदी बनाया पहले और उसके बाद इनकी गर्दन काट दी गई थी। तो इस वजह से बलबन ने सल्तनत के मामलों में ध्यान देना बंद कर दिया था। अब इनके बाद आते हैं कैकुबाद। अब हैं कैकुबाद। इन्होंने रूल किया था 1200
87 से लेकर 1290 तक, ठीक है, AD तक। अ ग्रैंडसन ऑफ बलबन वॉज सीटेड ऑन द थ्रोन बाय Fakhruddin, the Kotwal of Delhi, who assumed high political authority during the last days of Balban, but Kekubad was killed by the Khilji family, which saw the end of slave dynasty and beginning of Khilji dynasty at Delhi throne। तो बलबन के पोते कैकुबाद को दिल्ली के कोतवाल फरुखुद्दीन ने सिंहासन पर बैठाया था, और जो ये हैं फरुखुद्दीन, इन्होंने बलबन के लास्ट डेज में, उनके अंतिम दिन में पॉलिटिकल अफेयर्स को भी संभाला था, ठीक है। और इसके बाद कैकुबाद को खिलजी परिवार के लोगों ने मार दिया। गुलाम वंश था, उसका अंत हो गया था, और दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गए थे? खिलजी लोग बैठ गए थे, ठीक है। यहीं से खिलजी जो डायनेस्टी है उसकी शुरुआत होती है, खिलजी वंश की शुरुआत होती है। तो हम अब खिलजी डायनेस्टी के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। ये रही आपकी स्माइली, इसकी तरह हंसते रहो और मुस्कुराते रहो, अपना रिवाइज करते रहो। धन्यवाद।